जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, हिस्ट्री जो है वो हर एग्जाम की एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में आते हैं तो हिस्ट्री से आते हैं। पहले यूपीएससी में नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से यूपीएससी ने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा दिए हैं। मेडाइवल इंडिया चालू करने से पहले या पूरी हिस्ट्री चालू करने से पहले आप एक चीज ये समझिए कि हम जो भी यहां चीजें बताएंगे वो मेनली फोकस करेगी पीवाईक्यू यूपीएससी के और यूपीपीसीएस दोनों के, और जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे सतीश चंद्रा हुई, जो आप ओल्ड एनसीईआरटी भी कह सकते हैं, सतीश चंद्रा भी कह सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स और विनय जीबी की प्रैक्टिस पेपर, ये सारे मिला के ये पूरा सीरीज तैयार किया गया है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे हिस्टोरियंस में जो विवाद हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि क्या विवाद है, लेकिन उससे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। दूसरी चीज एक और आपको जो जानना है, जैसे कि महमूद। अब देखिए, यहां पे बहुत जगह बहुत सारी किताबों में महमूद मिलता है, बहुत सारी किताबों में मिलेगा आपको महमूद। ये सारी चीजें जैसे दीवाने आम दीवाने खास आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबों में दीवान आई भी है और बहुत से में ई भी है। तो इन बातों का स्पेशली मेडाइवल इंडिया में ख्याल रखिएगा कि आप चाहे जो लिखे वो सही है। अब जैसे अबू बक्र का ही नाम आता है तो बहुत सारी जगह पे स्पेलिंग्स आपको मिलेंगी BAKAR और बहुत सारी जगहों पे मिलेंगी BAKR। तो आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है, सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से मैं समझा रहा हूं कि कभी कभी जैसे होता है कि जो नए पढ़ने वाले हैं उनको ज्यादा थोड़े कॉन्शियस रहते हैं कि अरे ये चीज तो गलत लिख दिए, ये चीज तो ऐसे है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, गलत कुछ भी नहीं है, इस बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा रहा है तो हाँ, ऑथेंटिसिटी उसकी किताब जो है, आप जैसे इरफान हबीब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और लिखा जाता है, जैसे बरूनी का नाम ही है, अल बरूनी का नाम है। आप बहुत सी किताबों में पाएंगे कि उसका नाम ये अल बिरूनी है, बहुत सारी किताबों में आप पाएंगे अल बेरूनी है। तो आप जो भी पसंद करें, ये आपकी मर्जी पे मैं छोड़ देता हूं, आप जो भी पसंद करेंगे वो आप अपने मन से इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरी राइटिंग मेरे हिसाब से रहेगी, मुझे जो समझ में आता है, जो सही लगता है, मैं वो इस्तेमाल करूंगा। मेरा कहने का ये मतलब मेरा अपना नहीं है, वो भी मैं किसी बुक से पढ़ा हूं, या तो सतीश चंद्रा होगी, या इरफान हबीब होगी, या AB पांडे की मेडाइवल इंडिया होगी, कोई ना कोई किताब से ही तो आदमी पढ़ता है। इस बातों का आप ख्याल रखिएगा। तो हम जब मेडाइवल इंडिया की स्टार्ट करेंगे उसमें हमको सबसे पहले ये पढ़ना है कि भारत का नामकरण। देखिए, पूरे सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले जाएं और आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाए, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाए कि अगर आप दोबारा न भी पढ़ें, वीडियो देख लें या बुक न भी छुएं, तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। तो पूरी चीज इसी तरीके से बताई जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेडाइवल हिस्ट्री से चालू होता है वो ये है कि एंशिएंट इंडिया में भारत का नाम क्या था। तो एंशिएंट इंडिया में भारत का नाम भारत ही था, और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भारत ट्राइब नाम से एक ट्राइब थी, उसी के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। उसके बाद जब आप मेडाइवल इंडिया में आते हैं तो इंडिया नाम ग्रीक यानी यूनानियों ने दिया, हिंदू नाम हमको अरेबियंस ने दिए। अब देखिए, यहां पे एक चीज ये है, हिंदू यहां पे कल्चर को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? कल्चर को, ना कि रिलीजन को। ये बात को आप साफ समझिएगा। वो ये मान के चलते थे कि जो भी सिंध के इधर रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी अभी आप परिप्रेक्ष्य में धर्म से नहीं है, रिलीजन से नहीं है, हिंदू इज अ कल्चर। और वास्तविकता भी यही है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है जिसको आप जीते हैं, वे ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म। उसी के साथ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ईरान वालों ने हमको क्या कहा? हिंदुस्तान की संज्ञा दी। अब ये तीनों नाम कभी कभी पीसीएस जो है मैच दी फॉलोइंग करने के लिए दे देता है, इस तरीके से पूछ लेता है, और एक नॉलेज भी होनी चाहिए। यूपीएससी की जब आप बात करते हैं तो यहां पे एक समझ लीजिए कि वो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं। किससे? टर्मिनोलॉजी से पूछे जाएंगे। जो टर्म्स होते हैं जैसे इक्ता, खुतबा, उसके बाद आपका यहां पे देखिए जैसे हिजरा आ गया या हिजरी संवत आ गया, इस तरीके के क्वेश्चंस ही वो बना रहा है।
पिछले जो 2 साल के पेपर एनालिसिस के बाद हम लोगों को यही समझ में आता है कि टर्म से क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आप इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे कि यहां भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में भी, और जो टर्म आएगा वो आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मेडाइवल इंडिया की स्टार्ट होती है राइज ऑफ इस्लाम से। अब राइज ऑफ इस्लाम से ही मेडाइवल इंडिया की शुरुआत क्यों हो रही है? राइज ऑफ इस्लाम से मेडाइवल इंडिया की शुरुआत इस वजह से हो रही है कि इस समय पूरे यूरोप में, मिडिल ईस्ट में ट्राइब्स जो थे वो बटे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के ट्राइब्स जो है बटे हुए हैं, उनको एक करने का काम कौन कर रहा है? इस्लाम। और इस समय कोई भी नया धर्म जब आता है तो इसका मतलब है कि पुराना जो धर्म है वो कुछ कुरीतियों से भर गया है। और वास्तविकता भी यही थी कि उस समय क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म जो था वो इतनी बुराइयों से भर चुका था कि वहां पे जो तर्क देने वाली महिलाएं होती थी, अगर आप रीजन की बात करते थे तो आपको कहा जाता था कि आपके ऊपर जादू किया गया है। और महिलाओं के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता था, चुड़ैल। तो आज जो गाली है उस समय वास्तविकता ये थी कि अगर आप रीजन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातों में तर्क का इस्तेमाल करते हैं, और आप महिला हैं, आजाद ख्याल है, स्वतंत्र है, यानी धर्म से बाहर सोचती हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? चुड़ैल। तो आज के जमाने में अगर रीजन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को चुड़ैल कहा जाए तो वास्तविकता में फिर देखिए क्या हो जाएगा, पूरा सिनेरियो ही बदल सकता है। तो ये चीज आपको समझनी है। उसी के साथ साथ इंडियन में भी सती प्रथा और ये सारी कुरीतियां हैं। तो राइज ऑफ इस्लाम हो रहा है। राइज ऑफ इस्लाम में हमको देखिए इस्लाम की थियोलॉजी नहीं पढ़नी है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पढ़ना है। उसके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए था जो मैंने आपको बता दिया। इस्लाम की शुरुआत होती है प्रोफेट मोहम्मद के जन्म के साथ, और प्रोफेट मोहम्मद का जन्म होता है 570 एडी में। और कहां पे होता है? मक्का। और वो कहां पड़ता है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। अब मक्का में देखिए, अब यही मैं कह रहा था कि बहुत सारी जगहों पे आप मक्का में ये भी पाएंगे, ई। ठीक। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको स्पेलिंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे देनी है। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता कि पेपर में क्या देगा। तो बस आप ये समझिएगा कि अलबरूनी लिखा है, वो बीई वाला अलबरूनी हो या बीआई वाला, वो अलबरूनी ही रहेगा। ठीक। तो अब 570 एडी में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म होता है सऊदी अरेबिया में। और वो क्या करते हैं? कुरान को कंपोज करते हैं। और कुरान जो है ये हॉली बुक ऑफ इस्लाम है। इस्लाम की सबसे हॉली बुक कौन सी मानी जाती है? एक ही किताब है, कुरान। और इनको वॉइस ऑफ अल्लाह भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि कुरान को क्या बोलते हैं? तो वॉइस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आवाज बोलते हैं। उसके बाद जब मक्का से मदीना जा रहे थे, हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद जब जा रहे थे, तो उस मक्का से मदीना जाने को कहा गया हिजरा। जो ट्रैवलिंग पीरियड था उसको क्या कहा गया? हिजरा। और वो पीरियड कौन सा था? 622 एडी। और यहीं से माना जाता है कि मुस्लिम एरा की शुरुआत होती है और हिजरी कैलेंडर यानी हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानता है? शक संवत को मानता है। तो मुस्लिम कैलेंडर जो है हिजरी संवत को मानते हैं। इसके बाद जब 632 एडी में उनकी डेथ होती है, 632 एडी में डेथ भी पूछता है, डाइड एट 632 एडी, तो पहले सक्सेसर मिलते हैं। पहले सक्सेसर का मतलब है कि पहले खलीफा। और खलीफा की कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी को चुना नहीं था और ना ही कोई नियमावली थी कि खलीफा कैसे चुना जाएगा। जो 9th सेंचुरी आते आते खलीफाओं के बीच जो मतभेद हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण बना। तो पहले खलीफा का नाम अक्सर पूछता है और इनके सक्सेसर वो थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। अब हमको इस्लाम में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए एक चीज अरब इन्वेजन पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अपना व्हाट्सएप वाला ज्ञान भूल जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कहूंगा कि मोहम्मद बिन कासिम का एम जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है धन को लूटना था, लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी है। ठीक। सिर्फ और सिर्फ क्या है? धन निकासी है, धर्म प्रचार नहीं। तो उस बात को दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आयोग सिर्फ मानता है कि धन निकालना उसका। सिर्फ ये जो भी पढ़ेंगे अभी आप दिल्ली सल्तनत से पहले मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, ये दोनों ये क्या हैं?
ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरे हैं। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लुटेरे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहां से धन लूट के, यानी भारत से, और उस समय का भारत यानी सिंध के इधर क्या है, पूरा भारत। अब इनका जब उद्देश्य सिर्फ धन लूटना है तो धन लूट के ये सिर्फ कहां जाते हैं, मिडिल ईस्ट में, और अपना साम्राज्य वहां जाके फैलाते हैं। ठीक, तो यहां पे न वो साम्राज्यवाद के लिए आए हैं कि हम साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और ना ही इस्लाम के प्रचार के लिए आए हैं। तो ये याद रखिएगा, आयोग नहीं मानता है, मेरे और आपके मानने से कुछ नहीं होता है। ठीक, तो अगर आप की बहुत दिली इच्छा है कि आप कह दें कि नहीं इस्लाम के प्रचार में भी हम मानेंगे, तो मानिएगा, आयोग नहीं मानेगा तो फिर मत कहिएगा, सीधी सी बात है। पिछले विगत वर्षों के पेपर में आयोग ने नहीं माना है कि उनका कोई भी ऐसा कदम था जिससे यह माना जा सके कि वो धर्म प्रचार के लिए यहां आए थे। ठीक, ये बात एकदम दिमाग में यहां पे बैठा लीजिए, एकदम डिस्क्लेमर है ये। और लुटेरे हैं, और कैसे पढ़ना है इनको यही मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहला इन्वेजन जो हुआ था सिंध पे, वो उबैदुल्लाह ने किया था। किसने किया था? उबैदुल्लाह ने किया था। और दूसरा जो किया था वो बुदैल ने किया था। और इन लोगों को भेज कौन रहा है? इन लोगों को भेज रहे हैं खलीफा। और खलीफा आपने पढ़ा ही था, पहले कौन थे? अबू बकर। तो इस समय के जो खलीफा हैं वो भेज रहे हैं कि जाइए आप वहां पे और क्या करिए, लूटिए, मतलब एक जगह भी बता रहे हैं। ठीक, लेकिन ये दोनों जो थे, ये दोनों अभियान अनसक्सेसफुल हुए। क्या हुए? सक्सेसफुल नहीं हुए। और इन दोनों के बीच में सन की बड़ी दिक्कत है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 1711 एडी में हुआ था, और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये 1712 एडी की शुरुआत में हुआ था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछता भी नहीं है, बस वो पूछता ये है आयोग कि ये बता दीजिए कि क्या इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी अटैक हुए थे? तो हाँ हुए थे, वो 633 में भी हुए थे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है। तो मोहम्मद बिन कासिम एक पहला आदमी है जिसने सिंध पे विजय प्राप्त की थी। किस पे? सिंध पे। और उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। और दाहिर बेटे थे किसके? चच के। किसके बेटे थे? चच। और इसी से एक किताब का नाम निकल के आता है चचनामा। बहुत लोगों का मानना यह है, अभी तक ये नहीं मिला कि इसका एक्चुअल लेखक कौन है, लेकिन कुछ किताबों में अली अहमद, और आयोग भी मानता है कि अली अहमद जो है इसके राइटर हैं चचनामा के। तो आप भी अली अहमद याद कर लीजिए। और चचनामा किसकी किताब है? तो चचनामा सिंध विजय की किताब है। किस चीज की किताब है? सिंध विजय की किताब है। और राजा दाहिर 2 बार हारे, एक बार देवल के युद्ध में हारे, उसके बाद रेवार के युद्ध में हारे, जो पूछता है। और रेवार के युद्ध में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? बैटल ऑफ रेवार में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनके बेटे को जो है क्या मिलता है? गद्दी मिलती है। अब मोहम्मद बिन कासिम से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनका एम क्या था। तो एम मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर में बता दिया कि सिर्फ क्या था? लूट, ओनली लूट। कोई भी एक्सपेंशन नहीं था, कुछ भी जो है प्रचार नहीं था इस्लाम का, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ने को कुछ किताबों में है कि प्रचार है, लेकिन आयोग नहीं मानता। तो मैं वो कहूंगा ये आपसे भी कि आप भी मत मानिए, दिमाग में न रहेगा और न आप वहां पे कंफ्यूज होंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंस क्या हुआ अरब इन्वेजन का। सिग्निफिकेंस में हमको एक चीज मेनली ये समझ में आती है कि ये जब 1713 एडी में मुल्तान को लूटता है। किसको? मुल्तान को। तब मुल्तान में इतना सोना मिलता है उसको कि मुल्तान को वो लोग नाम देते हैं गोल्डन सिटी। अब समझ जाइए इंडिया कितना रिच था। और अरब जो थे वो मेनली क्या थे? वो व्यापारी थे। क्या थे? मेनली अरब व्यापारी थे। और व्यापार करने के लिए वो करते क्या थे कि वो कुछ चीजें इंडिया ले आए, कुछ चीजें इंडिया से लेके गए। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ। और ये पूरे वर्ल्ड में इंटरमीडिएटरी का काम किए। किसका काम किए? इंटरमीडिएटरी का। ये पूरे वर्ल्ड के नॉलेज को इधर उधर लेके गए और ले आए। उसमें सबसे पहला इन्होंने काम क्या किया? सिग्निफिकेंस में देखिए ये होता है कि इमरजेंस ऑफ इस्लाम। इससे पहले हम इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं जानते थे। जब तक मोहम्मद बिन कासिम भारत में नहीं आया
तब तक हम इमरजेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम नामक कोई चीज को नहीं जानते थे। इस्लाम को भारत लाने का जो काम किया वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। या आप यहां पे लिख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम ने। उससे पहले इंडिया को नॉलेज नहीं था कि ये भी कोई चीज है। ठीक, उसके बाद जैसे ही ये ले आया, इसके साथ साथ इमरजेंस ऑफ इस्लाम, इसी के साथ साथ अब आ जाएगा जजिया टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। जजिया टैक्स इज अ नॉन मुस्लिम टैक्स। कैसा टैक्स है ये? नॉन मुस्लिम। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि क्या ये हिंदुओं पे टैक्स था? ये सही है, ओनली ऑन हिंदूज? गलत है, ये क्रिश्चियन पे, यहूदियों पे, हिंदूज पे, सब। यहां पे लिखा ये नॉन मुस्लिम टैक्स है। किस पे लगेगा? जो मुस्लिम नहीं होंगे उन पे जजिया कर लगाया जाएगा। और फर्स्ट इंपोज्ड बाई किसने लगाया था भारतीयों पे पहली बार? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये क्वेश्चन आपका यहां हो गया। ठीक, लेकिन ये चीज आप ये याद रखिएगा कि दिस इज नॉट अ रिलीजियस टैक्स। ठीक, ये इसी तरीके से यूपीएससी फंसाता है। उसके बाद जब जजिया कर की बात आ गई, उसके बाद हमने इनसे सीखा कैमल और हॉर्स, इन दोनों का क्या? हस्बेंड्री का काम। मतलब इन दोनों को पालना हमने कहां से सीखा? अरब से सीखा। ठीक, उसके बाद हमने इनसे क्या सीखा? डेट फार्मिंग। जो आज हम खजूर खाते हैं और खजूर उगाते हैं, ये भी कौन सिखाया था हमको? अरब वालों ने सिखाया था। और ऊंट पालना, घोड़े पालना, ये भी कहां पे? अरब। और आज भी आपको भी पता है कि जो घोड़े होते हैं, सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े कहां मिलते हैं? अरब नस्ल के होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए डेट फार्मिंग। इसके बाद इन्होंने हमको टर्म दिया मॉनसून, जो आज हम अपना मौसम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कि हमारा मौसम कैसा है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून वाला क्लाइमेट है। वो मॉनसून टर्म भी किसने दिया था? अरब वासियों ने दिया था। इसके बाद इन्होंने हमको और क्या दिया? नॉलेज ऑफ मैपिंग। किसी भी चीज की नक्शा कैसे बनाते हैं, ये हमको कहां से मिला? अरब वालों से मिला, नॉलेज ऑफ मैपिंग। उसके बाद इन्होंने सबसे पहली बार डिफाइन किया था किसको? क्लाइमेट को। किसको? क्लाइमेट को। ठीक, ये चीन से कागज लेके गए यूरोप, और यूरोप से फिर कहां आया? हमारे यहां। इस तरीके से इनका काम ही का ये था कि ये मिडिएटरी थे। ये घूम घूम के यहां इंडिया जाते थे, चाइना जाते थे, मिडिल ईस्ट जाते थे, यूरोप जाते थे, दक्षिण अफ्रीका जाते थे। ये सब यही कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से सतीश चंद्रा जो है अपनी एक किताब में लिखते हैं कि इनकी जो नॉलेज थी वो ट्रूली साइंटिफिक नॉलेज थी। कैसी थी? ट्रूली इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज थी। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि हमने इनको क्या क्या दिया। ये हम जो है अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या हमने इनको दिया। तो इनको हमने दिया, सबसे पहला जो गया था, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, सबसे पहला हमने चरक संहिता। क्या? चरक संहिता। चरक संहिता का इन्होंने किसमें ट्रांसलेशन किया? अरेबिक में। अब ये देखिए, एक चीज ये है कि दो ये लुटेरे हैं, लेकिन जितनी अच्छी चीजें इंडिया में हैं वो सब सीख के जाएंगे ये। इसका मतलब समझिए कि इनको एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। लुटेरा बाय नेचर है ये उसका काम है, जिसको कहते हैं ना गंदा है पर धंधा है, वो वाली बात है। लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्या कर रहे हैं? एक्चुअलिटी में वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि जब आप घूमेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज होगा आपको, तो नॉलेज को गेन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब ये चरक संहिता को, उसके बाद सुश्रुत संहिता को, ये किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं? अरेबिक में। और सुश्रुत को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी करने वाले आदमी कौन थे? सुश्रुत थे। अब देखिए, अभी मेलबर्न की एक यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में सुश्रुत की स्टैचू लगाई गई, तो बहुत आप देखेंगे कि
व्हाट्सएप पे और यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्विटर्स पे हल्ला था कि अरे इंडिया क्यों नहीं करता, इंडिया क्यों नहीं करता है, जबकि वो जो स्टैचू लगाई गई थी उसको जिस पैसे से लगाया गया था वो चेन्नई के कोई इंडियन ही थे जिन्होंने दिया था, वो कहा था कि ये स्टैचू लगाइए। हाँ, दो कि ये अच्छी बात है कि वो हमारे हीरोज को भी क्या करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को दिया है और पूरी दुनिया को जीरो का ज्ञान इंडिया से पहले अरब के पास गया और अरब वालों से जाके कहा गया, ग्रीक या यूरोप में आप कहिए इधर गया। उसके बाद हमने क्या दिया, उसके बाद हमने दिया डेसिमल, दशमलव पद्धति। क्या दिया, डेसिमल का नॉलेज जो है हमसे अरब वालों ने लिया और फिर ये कहा गया यूरोप गया। बस इतना ही सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे अगला टॉपिक। देखिए एक चीज छूट गई है जिसका अनुवाद उस समय इंग्लिश में, अरे सॉरी अरबी में हुआ था, पंचतंत्र की कहानियां। बचपन में हम लोग भी पढ़े हैं पंचतंत्र की कहानियां, और पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। अब ये क्वेश्चंस आपको बुक से भी पूछता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा है, ये मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है। कैसी बुक है, मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसका हुआ है, पंचतंत्र का। और पंचतंत्र की कहानियों की खास बात क्या है कि इसका बैकग्राउंड जो है मोरल और एथिकल है। कैसा है, मोरल और एथिकल है। आप कोई भी पंचतंत्र की कहानियां मिले पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में लिखा रहता था इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। उसी तरीके से हिस्ट्री से भी हमको क्या सीखना था कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो हमने क्या चीज देखा, हमने ये देखा कि एक धर्म का उदय हो रहा है कब, जब दूसरे धर्म का हास्य हो रहा है, जब उसमें कई सारी बुराइयां आ जा रही हैं तो दूसरे धर्म का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। अब ये सी चीज आप एंशियंट में भी देखते हैं, जब वैदिक धर्मों में कुछ आडंबरों की वजह से जो है क्या होता है, गिरावट आती है, तो बुद्ध और जैन धर्म का क्या होता है, उत्थान होता है। उस तरीके से जब बुद्ध और जैन धर्म फिर से नीचे आते हैं तो फिर से वैदिक सभ्यताएं जो है ऊपर आती हैं, जिसको आप सनातन धर्म या न्यू वैदिक काल भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ से सीखने को मिलती हैं। और एक चीज यहाँ से क्या सीखने को मिलती है कि दो वो क्या थे, लुटेरे थे, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब उनको दिक्कत नहीं थी तो हमको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भाई लुटेरा होकर सीखने को तैयार है तो आप तो सभ्य आदमी हैं, तो आपको भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हमको क्या सीखना था, हमको ये सीखना है कि कभी भी जब मेडाइवल पीरियड में पूरे टाइम में एक चीज ये समझ में आ रहा है कि जब भी इन्वेजन हो रहा है तब हम आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक, हमारे अंदर किस चीज की भावना नहीं थी, नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। हमारे अंदर क्या था, क्षेत्रवाद था। हमारे अंदर क्या था, कास्ट सिस्टम था उस समय भी। ठीक, तो ये था मेनली अरब इन्वेजन। अब अरब इन्वेजन के बाद हम पढ़ेंगे टर्क इन्वेजन। टर्क इन्वेजन जब पढ़ते हैं आप, तुर्किश इन्वेजन पढ़ते हैं, उसके बाद जब तुर्किश इन्वेजन खत्म होता है तब से दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होती है, जहां से आपको मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी को। इसी के साथ धन्यवाद।